हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग 2001 से लेकर के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल और बिहार मद्य निषेध एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है हमारा अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसका पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी आवश्यक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक में भूमि आता है, श्रम, भौतिक पूंजी और साथ ही उद्यमिता इसमें शामिल होती है। और उत्पादकों को फर्म के आर्थिक विकास का विस्तार करने के लिए कुशल तरीके से इन कारकों का उपयोग करना चाहिए। और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई तकनीक अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, कार्यशील पूंजी जो होता है इसका उपयोग श्रमिकों के वेतन का भुगतान करने और दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंत चाप धनात्मक हो तो पूर्ति का लोच का मान होगा तो यह 1 से कम होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को हम लोग पूर्ति का लोच कहते हैं। और पूर्ति का लोच जो होता है यह धनात्मक होने पर पूर्ति की रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि समग्र पूर्ति निर्भर करती है। तो समग्र पूर्ति जो होती है यह निर्भर करती है अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पे कूट दिया गया है, केवल 2 होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वस्तुओं तथा सेवाओं के कुछ उत्पादन को समग्र पूर्ति कहते हैं और यह राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है और यह अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था और मूल्य को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने मूल्य का 2 अर्थों में प्रयोग किया और उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य। वस्तुओं के विनिमय मूल्य जो है और श्रमिकों द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जिसे पूंजीगत श्रमिक के श्रम से प्राप्त करता है, लेकिन जिसके लिए उसने श्रमिक को कोई उचित मूल्य नहीं चुकाया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र है। तो एकाधिकार में पूर्ति वक्र जो होगा यह अस्तित्व में नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी एकाधिकार का अर्थ होता है किसी वस्तु के उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार हो और अन्य विकल्पों का अभाव हो। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया में एकाधिकार की स्थिति उत्पाद की कीमत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को माप की पूर्ति की लोच कहते हैं। नेक्स्ट है, नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। तो इसका मतलब है मांग का आधिपत्य। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित निवेश जो होता है इसके नियोजित बचत से अधिक होने पर वस्तु और सेवाओं की मांग में अधिकता बनती है और ऐसी स्थिति में नियोजित इन्वेंट्री वांछित स्तर से ऊपर उठ जाती है और परिवार अधिक उपभोग व्यय करते हैं और बचत कम करते हैं। और संतुलन के दृष्टिकोण से एस और आई, एस जो होता है यह नियोजित बचत होता है और आई जो होता है नियोजित निवेश होता है। इसके बराबर होने पर आय और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी बताना है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एमपीसी जो है यह बढ़ रही है, यह लगातार बढ़ रही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, डिस्कशन भी है कि दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब आय में सीमांत वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में उपभोग में भी वृद्धि होती है। इसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी कहा जाता है। और निर्धन लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक जबकि अमीर लोगों की कम होती है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। तो यह पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो यह इकाई से कम होगी। यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत इकाई से कम होती है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी
यह दुर्लभ साधन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी रॉबिन्स के अनुसार दुर्लभ साधन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि असीमित आवश्यकता है साधनों के वैकल्पिक उपयोग एवं संसाधन मध्य पूरकता केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बाजार मांग वक्र होता है। तो बाजार मांग वक्र जो है यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र की क्षैतिज के योग के बराबर होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद है। देखिए, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद जो है यह बढ़ रहा होता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी औसत उत्पाद निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि सीमांत उत्पाद जो है प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों तब उसे कहा जाता है कि वह बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, मशीन टूल का एक उदाहरण है। तो मशीन टूल का एक उदाहरण पूंजीगत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी मशीन टूल जो होता है एक पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, पूंजीगत वस्तुओं का एक उदाहरण इसलिए होगा क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं वे भौतिक संपत्तियां होती हैं जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, अल्पाधिकार में होते हैं। तो अल्पाधिकार में दो विक्रेता होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, अल्पाधिकार उस स्थिति को बोलते हैं जिसमें किसी वस्तु के दो या दो से अधिक उत्पादक या विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, तो हो जाएगा किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, अर्थव्यवस्था जो है, अर्थशास्त्र जो है उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है और यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का चित्रण होता है, जिसके माध्यम से ही यह जानने का प्रयास होता है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो अर्थशास्त्र जो है यह मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, यह कहा था मार्शल ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एवं एजेंटों के व्यवहार से तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ और व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से होती है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र इसी को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो कि अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल या MRTXY कहलाता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी निश्चित संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान से वस्तुओं के उत्पादन की संभावना के सहयोग को उत्पादन संभावना कहते हैं और इसके ग्राफीय निरूपण को उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। और उत्पादन संभावना वक्र जो होता है यह बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है। इसका मुख्य कारण होता है कि उपलब्ध सभी जितने भी साधन होते हैं इसकी कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुएं, देखिए दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। और एक्स तथा वाई जो है वस्तु में एक्स का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई हो। यहाँ पे इसका ग्राफ दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 है, अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं क्षेत्र। इसका पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो विनिर्माण जो है यह आता है द्वितीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें कच्चे माल को तैयार करके माल में बदला जाता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे रुई से धागा, गन्ने से चीनी बनाना। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग जो है यह होती है C+I। देखिए, C+I जो होती है, C का मतलब होता है उपभोक्ता वस्तुओं की समग्र मांग और I का मतलब होता है निवेश वस्तुओं की समग्र मांग। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो सरकार के द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना यह उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और भारत में 1991 में
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया था, जिसे हम लोग एलपीजी मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। तो सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। जैसे इसमें आते हैं रेल, डाक, सुरक्षा इत्यादि। इसमें सरकार का निवेश होता है, जबकि निजी क्षेत्र में व्यक्तियों का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 के प्रारंभ में शुरू किया गया था और डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है पूछा गया है, ये हो जाएगा पशुपालन। देखिए पशुपालन जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है, यह जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती है। प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन आता है, यानी प्राकृतिक स्रोत जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्रों में उद्योग आते हैं, जिसमें शामिल है विद्युत उपकरण निर्माण, साथ में खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग। वहीं तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार इत्यादि जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर यह स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए निजी क्षेत्र और बाजार के अनुरूप जो है राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य अर्थव्यवस्था जो होता है जिसे समाजवादी और साम्यवादी रूपों में भी जाना जाता है, जैसे रूस और चीन। और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, जैसे कि भारत। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है पूछा गया है। हरित क्रांति जो है इसका शुरुआत 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, यह सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, यह भी सही है। और प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था, यह भी सही है। चौथा है, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यह जो है गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। और हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी, 1966 में। और इसका जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, हरित क्रांति के जनक है। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए 1970 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है, तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है श्वेत क्रांति के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 में आई थी। और इसी समय में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना किया गया था 1970 में। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना किया था। और भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा गया है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा गया है, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और प्रतिवर्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर 26 नवंबर को, डेट याद रखेंगे कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। हीरालाल चौधरी जो है नीली क्रांति के जनक है। ध्यान देंगे कि नीली क्रांति के जनक हो जाएंगे हीरालाल चौधरी। उसके बाद हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा कृषि उत्पादन से। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग तथा भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और काली क्रांति का संबंध हो जाएगा कच्चे तेल या पेट्रोलियम के उत्पादन से। अर्नाड टाइबली, देखिए अर्नाड टाइनबी होता है, अर्नाड टाइनबी, यह जो है काली क्रांति के जनक माने जाते हैं, टाइनबी। नेक्स्ट है, कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत में कृष्ण क्रांति जो है संबंधित है पेट्रोलियम से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम या खनिज तेल से संबंधित है। और पेट्रोल और खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु इसका प्रारंभ किया गया था। और इसके लिए इथेनॉल का उत्पादन बढ़ा करके पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने और बायोडीजल का उत्पादन करने की सरकार की योजना है।
और इसी परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2004 को बायो ट्रेड के रूप में इसे मनाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? यह अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। और सामान्यतः एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आर्थिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है और अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की बहुलता के बावजूद इसके आर्थिक विकास की गति बहुत मंद रहती है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3, राष्ट्रीय आय एवं मापन। इसका पहला क्वेश्चन है कि देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? तो देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है यह कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। तो प्राथमिक घाटा जो है यह प्राप्त होता है राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय जो है यह एनएनपी-एफसी पर बराबर होती है, यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। और राष्ट्रीय आय की गणना दो आधारों पर की जाती है। एक होता है साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट होता है, इसे हम लोग एफसी बोलते हैं, तथा एक होता है बाजार लागत। तो बाजार लागत जो होता है इसे एमपी यानी मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है एनएनपी यानी एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, तो इसे सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है एनएनपी, इसकी गणना लागत मूल्य पर की जाती है, तब उस देश की राष्ट्रीय आय जो है प्राप्त होती है। और एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं हम लोग, यानी राष्ट्रीय आय जो है एनएनपी में से हम लोग घटा सकते हैं अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जोड़ करके राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है जीडीपी से तात्पर्य है। तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। सकल घरेलू उत्पाद जो है एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। तो देशों के बीच में विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे जीएनपी मार्केट प्राइस पर है, उसके बाद है यह बराबर होता है एनडीपी एंड मार्केट प्राइस पर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के बराबर होता है। यह गलत है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। बाकी इसमें सही है। एनएनपी जो होता है फैक्टर कॉस्ट पे, यह जीएनपी मार्केट प्राइस पे प्लस विशुद्ध परोक्ष कर होता है माइनस मूल्यह्रास होता है। एनडीपी होता है मार्केट प्राइस पे, यह जीडीपी एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट पे माइनस मूल्यह्रास होता है प्लस विशुद्ध परोक्ष कर होता है। उसके बाद एनएनपी जो होता है मार्केट प्राइस पे, यह जीएनपी यानी फैक्टर कॉस्ट पे होता है जीएनपी और मूल्यह्रास माइनस विशुद्ध परोक्ष कर होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत में कितना योगदान है? देखिए, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में यानी परसेंटेज में कितना योगदान है? तो परसेंटेज में योगदान हो जाएगा लगभग 25%। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद और आय विधियों से होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था और इसमें उनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपए बताया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो यह क्या थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित होता है और यह होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय का जो लेखा जोखा होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के द्वारा प्रकाशित होता है। यह जो है
सीएसओ के द्वारा प्रकाशित होता है। और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, और एक है एन एनएसएसओ, इसको लिखते हैं एनएसएसओ, राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन, इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ में विलय करके बनाया गया है। यानी एनएसओ जो मिला है, यह बना है इन दोनों से मिलकर के बना है, एनएसओ प्लस सीएसओ दोनों को मिला करके एनएसओ बनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसको परिभाषित किया गया है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के रूप में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि जीडीकेपी जो है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो जीडीकेपी के खोजकर्ता जो हो जाएंगे, यह हो जाएंगे उम्बेर्टो सुल्पासो। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए यह शब्द जो है उल्बेर्टो सुल्पासो के द्वारा खोजा गया था और इन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर रहते हुए सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी जीडीकेपी की खोज किया था। और इन्होंने 4 बुनियादी स्तंभों के माध्यम से राष्ट्र के विकास एवं भविष्य के माप को बताया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है, इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय जो है यह 1 रुपए से बढ़ जाएगी। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 51 है कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तब ब्याज की दर घटती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसके कारण, देखिए निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो यह हो जाएगा आयात के कारण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी आयात के कारण जो है किसी देश की राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह का आकार जो है घटता है और किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने के दौरान उसकी आय तथा व्यय को खराब माना जाता है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 है आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं तथा नीति आयोग। इसका पहला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित एक सर्वोच्च निकाय था जो स्वरूप से गैर संवैधानिक था और इसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करना। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग जो है इसको समाप्त करके केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है निर्यात तैयारी सूचकांक, इसका प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत में निर्यात तैयारी सूचकांक जो है इसका प्रकाशन होता है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और यह सूचकांक जो है देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात संबंधी तैयारी की स्थिति का आकलन करता है। और जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ में हो जाएगी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2002 में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल 1991 को मानते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था 1951 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि 1 अप्रैल 1951 को यह शुरू हुआ था और यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था, जिसके तहत कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय जो हो जाएगा यह राष्ट्रीय विकास परिषद है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इस निकाय का स्थापना नियोगी समिति की संस्तुति पर 6 अगस्त 1952 को एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न का मिलान करें। देखिए सबसे पहले मिलान करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका काल था 1951 से 1956 तक। उसके बाद है वार्षिक योजना। वार्षिक योजना जो रहा था यह 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों तक वार्षिक योजना रहा था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है यह 1969 से 74 तक था और रोलिंग प्लान यह 78 से 79 में रोलिंग प्लान था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60।
देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार या पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनको भारतीय नियोजन का वास्तुकार माना जाता है। 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता और संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया और इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन कर सुझाव के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके प्रमुख सुझाव निम्नवत हैं। इसमें शामिल है सहकारी कृषि का विकास, लघु एवं बृहत उद्योगों का संतुलित विकास, कृषि उद्योगों की उपलब्धता और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। तो तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि हो जाएगा। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 में देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई विकास व्यूह रचना एक कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका काल रहा था 1985 से लेकर के 1990 तक और इसी योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? तो यह हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। योजना आयोग या आपको इसको बोल सकते हैं नीति आयोग। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है चैप्टर नंबर 5 है मुद्रा एवं बैंकिंग। देखिए मुद्रा एवं बैंकिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है। इसका विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो इसका विनियामक प्राधिकरण जो हो जाएगा यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और बात करते हैं आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसका स्थापना किया गया था 1 अप्रैल, यह 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था। 1935 को इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक काम होता है यह विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक करना। दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। तो व्यवसायिक बैंकों का मुख्य काम है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि वे देश की आर्थिक स्थिति को आकार देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारत में बैंकों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें शामिल है केंद्रीय अधिकोष, वाणिज्यिक बैंक और एक है विशिष्ट बैंक और एक है सहकारी बैंक। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो आरबीआई विनियमन नहीं करता है उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी आरबीआई जो है इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है और यह भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विनिमय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। आवास एवं वित्त बैंकों का तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनिमय जो है आरबीआई करता है, जबकि आरबीआई उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्थान का विनिमय नहीं करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। वित्त मंत्रालय के तहत जो है काम करने वाला आर्थिक मामलों का विभाग इस सर्वेक्षण दस्तावेज को तैयार करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। देखिए रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि जो है तरलता घटाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक जो होता है वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है और यह रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। रेपो रेट में वृद्धि से बैंकों के पास धन की कमी आएगी, परिणाम स्वरूप वे लोगों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार लोग बैंकों से कम ऋण प्राप्त करेंगे और तरलता घट जाएगी। नेक्स्ट है भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोटों को जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आरबीआई जो है 1 रुपए के नोट और सिक्कों के अलावा हर तरह के नोट जारी करने के लिए अधिकृत है
और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई भारत सरकार का बैंक है और प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय जो है यह लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं कुछ ऐसे लोगों का एक अनधिकृत संघ होता है जो अपने रहन सहन की दिशा में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से साथ आते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आईएफएससी कोड में कितने अंग होते हैं? तो आईएफएससी कोड जो होता है इसमें टोटल 11 अंग होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी आईएफएससी जो कोड होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका प्रयोग ऑनलाइन फंड ट्रांसफर यानी नेफ्ट तथा आरटीजीएस में किया जाता है। आईएफएससी कोड जो है 11 अंकों का होता है और इसे किसी बैंक की विशिष्ट शाखा की पहचान करने के लिए दिया जाता है। और इन 11 अक्षरों में पहले के 4 अक्षर जो होते हैं अक्षर या बैंक के नाम, 5वां अंक जो होता है 0 तथा आखिरी के 6 अंक जो होते हैं बैंक ब्रांच के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मुद्रा का प्राथमिक काम होता है मूल्य का माप। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। इनको 2000 में भारत सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है कहलाती है, तो यह कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, एक होता है सीआरआर। तो सीआरआर जो होता है यानी नगद आरक्षित अनुपात जो होता है भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है। और एक होता है बैंक रेट यानी बीआर होता है बैंक दर, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घावधिक ऋण दिया जाता है, यह बैंक दर कहलाती है। और एक होता है वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। यह भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे उन्हें अपने ही पास विद्यमान रखना होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 हो जाएगी। देखिए, अभी जो है भारत में टोटल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपए का जो नोट होता है यह जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है यह 1 रुपए के नोट को जारी करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह किया गया था 1969 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यह 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी वाली निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 2019-20 में 13 बैंकों का आपस में विलय करके 5 बैंक बनाए जाने से सरकारी बैंकों की संख्या जो है 12 रह गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली का शुरुआत किया था 1957 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे यानी गवर्नर कौन थे? तो हो जाएंगे सीडी देशमुख। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में, इसी के तहत जो है इसका स्थापना 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर कम कर दिया जाए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो यह हो जाएगा, देखिए, विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण जो है यह रिजर्व बैंक का काम होता है। उसके बाद है करेंसी जारी करना, यह भी रिजर्व बैंक का काम है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यह जो है रिजर्व बैंक का काम नहीं है, यह व्यवसायिक बैंकों का काम है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का पूरा नाम हो जाएगा
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए जो सिडबी है यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जिसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य हेतु 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई के एक सहायक के बैंक के रूप में स्थापित किया गया था और इस बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात जो होता है यह जमा राशि का अंश जो आरबीआई के पास रखते हैं, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। ये 6 नंबर चैप्टर है मुद्रास्फीति। इसका पहला क्वेश्चन है गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए गिफिन वस्तुएं जो होती हैं यह कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी गिफिन गुड्स जो होती है गिफिन वस्तुएं उन दुर्लभ वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी मांग उनके मूल्य के साथ बढ़ती है और जो मांग के नियम के विरुद्ध काम करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी। यह कमी होगी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 89 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। यह संबंध होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूर्ति के नियम के अनुसार जो है एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य जो है धनात्मक संबंध होता है और इसके अनुसार जब किसी वस्तु के कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है और किसी वस्तु की कीमत में गिरावट से उसकी आपूर्ति की मात्रा में गिरावट होती है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है कोर यह सार भाग जो है मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। तो यह माप हो जाएगा जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है और विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 91 नंबर क्वेश्चन है यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो समय कीमत से अधिक होती है तो क्या होगा। तो मांग मात्रा पूर्ति की मांग मात्रा से कम हो जाएगी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है किस वर्ष शुरू किया गया था। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसको शुरू किया गया था फरवरी 2012 में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। तो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम हो जाएगा खाद्य और पेय, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक जो है यह कहलाती है स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्रेत हो जाएगा कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देखिए 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो यह सूचकांक जो हो जाएगा यह हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। देखिए यह सूचकांक उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। गृहस्थों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी सीपीआई है और यह सूचकांक जो है खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। यह चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है देखिए अगला है चैप्टर नंबर 7 है पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंज। इसका पहला क्वेश्चन है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो कच्चा माल को कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए किसी वस्तु या उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले मूल द्रव्य को हम लोग कच्चा माल कहते हैं और कच्चा माल प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। तो गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण यह हो जाएगा कि राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। यह जो है गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 देखिए 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो भौतिक पूंजी का उदाहरण इसमें से शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए भौतिक पूंजी जो होती है एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है जो किसी व्यवसाय को उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति देता है। और भौतिक पूंजी में
यंत्र और मशीनें, भवन तथा कच्चा माल को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा और प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है। तो मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है पूछा गया है, तो हो जाएगा साधन बाजार। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, मुद्रा बाजार जो है एक ऐसा स्थान है जहां वित्तीय और अन्य संस्थानों और व्यक्तियों के निपटान में अल्पकालिक अधिशेष निवेश योग्य धन की बोली उधारकर्ताओं के द्वारा लगाई जाती है, और जिसमें फिर से संस्थाएं और व्यक्ति शामिल होते हैं और सरकार भी शामिल होती है। और काल मुद्रा यानी मांग मुद्रा बाजार जो होता है संपार्श्विक ऋण बाजार, स्वीकृति बाजार, मुद्रा बाजार का एक उपबाजार होता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 101। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य के किसी खास समय पर संपन्न होगा, इसको कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है वायदा बाजार। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, उसे वायदा बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला है चैप्टर नंबर 8 है बजट एवं लोक वित्त, राजकोषीय नीतियां और वित्त आयोग। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का जो काम होता है यह करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, और यह जो है एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, और बजट जो होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 103 है राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो राजकोषीय घाटे को परिभाषित कर सकते हैं, राजकोषीय घाटा जो है यह बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियों के। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। तो विद्यालय की इमारत पर रख रखाव के लिए किया जाने वाला खर्च जो है यह पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई थी। तो यह 3% निर्धारित की गई थी 14वें वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तब सरकार का व्यय जो है सरकार की आय के बराबर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। तो आकस्मिक निधि को राष्ट्र जो है यह संसदीय स्वीकृति से के पूर्व व्यय कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, आकस्मिक निधि जो होती है इसका उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है, और यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस निधि का गठन जो है संसद ही तय करती है। अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला है चैप्टर नंबर 9 है करारोपण यानी टैक्सेशन। इसका पहला क्वेश्चन है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर यह हो जाएगा सीमा शुल्क। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी सीमा शुल्क जो होता है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में आयातित तथा भारत से निर्यातित माल पर लगाया जाता है, और केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड जो है सीबीईसी यह सीमा शुल्क संबंधी मामलों के लिए एक शीर्ष निकाय है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 109 है कि भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है। यह करती है आयकर से। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यह हो जाएगा वस्तु और सेवाओं पर कर यानी जीएसटी जो होता है यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और जो बाकी दिए गए हैं संपत्ति कर, व्यवसाय कर और एक होता है आयकर, यह सभी जो है डायरेक्ट टैक्स होते हैं यानी प्रत्यक्ष कर होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ये निगम कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बाकी जो है अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, जैसे जीएसटी, वैट, सीमा शुल्क, यह सभी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। देखिए, प्रत्यक्ष कर जो होता है वह कर जो एक व्यक्ति की ओर से सरकार को सीधे तौर पर भुगतान किया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष कर जो होता है यह सीधे आय पर लगाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, यह करती है गृह कर के रूप में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 10। देखिए, 10 नंबर चैप्टर है जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में
किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था? तो यह रहा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश अंडमान निकोबार हो जाएगा, जहाँ पे 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है यह दिल्ली हो जाएगा, जहाँ पे 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ पे पूछा गया है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो यह हो जाएगा बिहार। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे कम जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। वहीं बात करते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व का, तो भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 कि वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो लिंगानुपात न्यूनतम रहा था यह दमन और दीव में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, तो यह हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पहले स्थान पे केरल हो जाएगा, दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप हो जाएगा और तीसरे स्थान पे मिजोरम हो जाएगा। लेकिन राज्यों के क्रम में बात किया जाए तो राज्यों में मिजोरम दूसरे स्थान पे आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। देखिए 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इसमें पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा 82.14 जो है यह हो जाएगा पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा। और महिलाओं का साक्षरता दर यह हो जाएगा 65.46% हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो यह नहीं करता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारकों में साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा तथा लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण शामिल होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। तो 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर में दूसरा स्थान हो जाएगा दिल्ली का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में दिल्ली जो है 1.63 करोड़ जनसंख्या के साथ देश के दूसरे स्थान पर है, जबकि देश की वाणिज्यिक राजधानी जो है मुंबई 1.84 करोड़ की जनसंख्या के साथ जो है पहले स्थान पर है और कोलकाता 1.41 करोड़ की जनसंख्या के साथ में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है, तो है लगभग 73%। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है कि भारत में 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम हो जाएगा? तो न्यूनतम हो जाएगा यह हो जाएगा असम में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यह हो जाएगी 16। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी जनगणना 2011 के अनुसार जो है देश में 16 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी एनपीपी लागू किया गया था? तो एनपीपी को फरवरी 2000 में लागू किया गया था। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी नवी पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति 2000 का घोषणा किया था और 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है अगला है, क्वेश्चन नंबर 126 है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगी 18। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 हो जाएगी
और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का 1084 है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का 879 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है और पहले स्थान पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128। देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा बिहार। जब 2011 पूछा जाएगा तो बिहार हो जाएगा और 2001 के बारे में पूछा जाएगा तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129। 129 नंबर क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? देखिए यहाँ पे 2001 के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लगभग 28%। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। लेकिन अगर 2011 के बारे में पूछा जाए तो 2011 में यह हो जाएगा 31.16% हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 130। 130 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। लेकिन 2011 के बारे में पूछा जाए तो 2011 में सबसे अधिक हो जाएगा गोवा का, जहां पे 62.2% है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी तमिलनाडु में लिंगानुपात जो है यह 966 है, गोवा में 973 है, कर्नाटक में 973 है और सिक्किम में 890 है। तो सर्वाधिक जो हो जाएगा यह तमिलनाडु का हो जाएगा 966। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132। देखिए 132 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश होगा क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा यह हो जाएगा मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133। देखिए 133 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम हो जाएगा केरल में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है NFHS 2015-16 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर जो है मात्र 6 है, जो कि विकसित राष्ट्रों के लगभग बराबर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर हो जाएगा बिहार का। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक ईसाई का हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार ईसाई समुदाय में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है और ईसाई समुदाय का लिंगानुपात हो जाएगा 1009 हो जाएगा। ध्यान देंगे ईसाई समुदाय का लिंगानुपात 1009 है, जो कुल जनसंख्या का 2.3% है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 136। क्वेश्चन नंबर 136 है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या यह 1029 मिलियन है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है कि 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? यह हुई है मेघालय में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2001 से 11 के दशक में मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि 27.9% है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। वहीं नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि जो है यह न्यूनतम है, यह -0.6% है, यानी निगेटिव है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि दर यह दादर नगर हवेली का हो जाएगा 55.9% और बिहार राज्य का वृद्धि दर 25.42% है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग जो है PCA के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात हो जाएगा दमन और दीव में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग जो है PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी दिल्ली का जनसंख्या 1.67 करोड़ हो जाएगा, 1.67 करोड़ हो जाएगा और इसका घनत्व हो जाएगा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से इस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हो जाएगा केरल। 2001 और 2011 दोनों में महिला साक्षरता प्रतिशत केरल में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 144 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 145 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यवसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता दूसरे सर्वाधिक रही है? तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। लेकिन 2011 के बारे में जब पूछा जाए तो पहले स्थान पे तृतीय क्षेत्र आ जाएगा और दूसरे स्थान पे द्वितीय क्षेत्र आएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला है चैप्टर नंबर 11 गरीबी एवं बेरोजगारी। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी का निर्धारण जो है यह व्यय विधि से करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जानते हैं? तो कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 148। देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की वह है? तो यह हो जाएगा ऊंची कृषिगत समृद्धि पर। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। पंजाब जो है आधुनिक सिंचाई के साधनों और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप आज सर्वाधिक प्रतिशत कृषि उत्पादकता वाला राज्य है और पंजाब के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 30% है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। देखिए अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यह निर्देशित होगी गरीबी और भुखमरी का निवारण से। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास एक व्यष्टिनिष्ठ संकल्पना है जिसमें राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन बल पर बल न देकर के समग्र मानवीय विकास पर बल दिया जाता है और विकास का अर्थ सकारात्मक परिवर्तन से होता है। इसके अंतर्गत जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। अतः सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं सामाजिक रूप से गरीबी एवं भुखमरी का निवारण के उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है। नेक्स्ट है, अगला है चैप्टर नंबर 12 है, भुगतान संतुलन एवं व्यापार समझौते। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा का आयात जो है यह अधिक होता है। वस्तु एवं सेवा के आयात नहीं, यहाँ पे निर्यात हो जाएगा इसके निर्यात से। यानी वस्तु एवं सेवा का जो आयात जो है यह अधिक होगा वस्तु एवं सेवा के निर्यात से। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। पारंपरिक समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें जो परिवर्तन होता है इसमें शामिल हो जाएगा मूल्य स्तर में वृद्धि होता है और साथ ही रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होता है। यहाँ पे 1 और 4 दोनों हो जाएगा। 1 और 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। यह योजना विशेष आर्थिक क्षेत्र थी, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की योजना थी, जिसे 31 मार्च 2000 में निर्यात प्रोत्साहन हेतु शुरू किया गया था। और विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है अधिनियम 2005 में लाया गया, जो 1 अप्रैल 2006 से लागू किया गया और वर्तमान में 379 ACZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। देखिए क्वेश्चन नंबर 156 दिया गया है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन हो जाता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए भारतीय मुद्रा जो है रुपया, इसका अवमूल्यन हो जाता है और मुद्रा का मूल्य ह्रास या अवमूल्यन का आशय होता है अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट और रुपए में गिरावट
भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक दोधारी तलवार यानी सकारात्मक एवं नकारात्मक की भांति होती है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 157 है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, तो इसे रुपए का अवमूल्यन कहा जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 158 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। तो भुगतान संतुलन में पूर्वी पूंजी प्रवाह जाना जाता है भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचने से। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 159 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। यह जाएगा 2015 से 2021 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 160, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर समिति बनाई गई थी, तारापोर समिति। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, समिति का नाम दिया गया है, उसके अध्यक्ष का नाम है, सबसे पहले है राज्य समिति। तो राज्य समिति कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति के लिए बनाई गई थी। रंगराजन समिति जो है यह भुगतान संतुलन से संबंधित है। तारापोर समिति जो है यह पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर संबंधित है। और मुखर्जी समिति जो है यह बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 161 है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो इसमें शामिल किया जाता है पूंजी खाते की जमा मदों को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल है और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल है, यानी दोनों शामिल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बीओपी में यानी भुगतान संतुलन में दो मुख्य खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। तो चालू खाता जो होता है माल और सेवाओं में निर्यात और आयात को दर्ज करता है और भुगतान को ट्रांसफर करता है। और पूंजी खाता जो होता है यह अंतर्राष्ट्रीय खरीद और परिसंपत्तियों की बिक्री जैसे धन, स्टॉक, बॉन्ड आदि को दर्ज करता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 163। देखिए, क्वेश्चन नंबर 163 दिया गया है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एस तारापुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने 1997 में पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता के लिए एक रोड मैप को तैयार किया था। और समिति के सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता जो है 19 अगस्त 1994 को हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट यानी एसडीआर की पेटिका में आती है। तो एसडीआर की पेटिका में यह आती है यूएसए डॉलर, जापानी येन, चाइनीज रेनमिनबी और ब्रिटिश पाउंड और यूरो, यानी जितनी भी विदेशी मुद्राएं होती हैं यह सभी एसडीआर में आती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13, रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए, रिपोर्ट और सूचकांक के क्वेश्चन है कि भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी जाती है। यह दिया जाता है सेबी के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी सेबी जो है प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके द्वारा भारत में सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दिया जाता है। और सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार और कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार का नियामक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में लिंगानुपात को शामिल नहीं करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है एक समग्र सूचकांक है जो 3 प्रमुख मापकों पर आधारित है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। और इन मापकों के आधार पर किसी देश के मानव विकास का आकलन किया जाता है। और मानव विकास रिपोर्ट जो है 2025 को अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत को 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त है। तो ध्यान देंगे कि 2025 में अ मैटर ऑफ चॉइस यानी पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत को 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे कि 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान हो जाएगा 131वां। इसको भी याद रखेंगे कि भारत में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2025 में स्थान 131वां है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसको प्रकाशित करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169,
169 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है। इसमें से गलत को चूज करना है। स्टेटमेंट एक है हमारा, सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, जो कि सही है। दूसरा देखते हैं, देखिए दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, यह भी सही है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, यह भी सही है। और प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया जाता है, यह गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए इसमें जो शिक्षा है इसे 2 प्राचल दिए गए हैं, स्वास्थ्य में 2 है और जीवन स्तर में 6 है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 170, वार्षिक वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है यह जारी होता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 171 है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। तो लैंगिक समता सूचकांक जो है यह दर्शाता है शैक्षिक अवसरों के प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यह सभी दर्शाता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रीय संगठन एवं मंत्रालय प्रमुख योजनाएं। इसका पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है यह संबंधित हो जाएगा बच्चों के टीकाकरण से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो मिशन इंद्रधनुष है यह मिशन भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है और इसे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया था। और यह योजना जो है भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज की ओर ले जाने और 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती रही थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था। तो भारत में मनरेगा को 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए भारत में जो मनरेगा है इसे 2006 में शुरू किया गया था। देखिए 2006 में यह शुरू किया गया था और इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है और 2009 में इसका नाम चेंज करके नरेगा से मनरेगा किया गया था। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना और सूखाग्रस्त एवं आदिवासी क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। और इसका भी नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम हो गया है बीबी जी राम जी, बीबी जी राम जी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो इसका उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। देखिए क्वेश्चन नंबर 176 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनआरएचएम की शुरुआत की गई थी। तो एनआरएचएम की शुरुआत जो है यह किया गया था ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, 177 नंबर क्वेश्चन है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसको शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल करते हुए युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए युवा नामक एक कौशल विकास कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। तो मिशन इंद्रधनुष जो है इसको शुरू किया गया था वडनगर गुजरात में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुरुआत 8 अक्टूबर 2017 को वडनगर गुजरात से किया था और इस मिशन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जोड़ना है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 179 है, संगम योजना संबंधित है। तो संगम योजना जो है यह संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए यह योजना जो है संगम योजना 15 अगस्त 1996 को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगों को समूह में संगठित किया जाना था और ऐसे गठित प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियों संपन्न करने हेतु 15,000 रुपए की सहायता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। देखिए 180 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो है 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है और इसका उद्देश्य है 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181 है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध है रेहड़ी वालों को ऋण देने से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को शुरू किया गया था और यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा रेहड़ी और पटरी यानी स्ट्रीट वेंडर वालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से संबंधित है। और यह योजना जो है इसका उद्देश्य 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 1 वर्ष अवधि के लिए 10,000 कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देना है। और यह योजना जो है इसका दूसरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 182 है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो हो जाएगा महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना का शुरुआत किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बचत की आदत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम किया जाता है? तो इसमें 100 दिनों का काम किया जाता है, लेकिन इसे बढ़ा करके अब 125 दिन कर दिया गया है और योजना का नाम चेंज करके VB जी रामजी योजना कर दिया गया है। VB जी रामजी कर दिया गया है, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 184। देखिए 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम हो जाएगा सौभाग्य योजना, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 185 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत हुआ था 2015 में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इसका शुरुआत जो है जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में हुआ था और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लड़कियों के भ्रूण हत्या को रोक करके उनका उत्थान और आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI योजना शुरू हुआ था। तो UIDAI योजना 2009 में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह संस्था जो है आधार कार्ड नामक 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 187 है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 188 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? देखिए किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है तो सबसे पहले है किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो कि किसानों के लिए है। उसके बाद है SHG बैंक लिंकेज योजना, यह भी किसानों के लिए है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यह भी किसानों के लिए है, लेकिन कर्मचारी देवफल योजना जो है यह किसानों के लिए नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। देखिए 189 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा विमुद्रीकरण, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए हाल ही में मई 2023 में 2000 के नोट का विमुद्रीकरण किया गया था और 30 सितंबर 2023 के बाद से 2000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर का दर्जा समाप्त हो जाएगा, यानी यह जो है खत्म हो चुका है। लीगल टेंडर का दर्जा 30 सितंबर 2023 को ही खत्म हो गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 190। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष है? तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था 2014 में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और ध्यान देंगे कि यह जो है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 191 है कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम है? तो भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम हो जाएगा नई रोशनी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 16 है औद्योगिक उपक्रम। इसका पहला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सही को छांटना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करती है जहां पर सस्ता श्रम और संसाधन उपलब्ध हो, यह सही दिया गया है। दूसरा है यह एक से अधिक देशों के उत्पादन और नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, यह भी सही है। और तीसरा है यह कंपनी दूसरे देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, यह गलत है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। देखिए क्वेश्चन नंबर 193 है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका मुख्य और तत्कालिक कारण था भुगतान संतुलन का संकट, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है, तो इसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? देखिए इसमें जो है BSNL यह जो है महारत्न नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? तो इसका घोषणा किया गया था 1948 में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।
और साथ ही ध्यान देंगे कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रहते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके द्वारा 1948 में इसका घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है अगला चैप्टर हमारा विविध यानी मिसलेनियस। इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पे एक साथ दिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषता है, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं। साथ ही सभी फर्म जो है समरूप वस्तुएं बनाती हैं और प्रत्येक खरीदार एवं विक्रेता एक मूल्य लेने वाले होते हैं, इसलिए सभी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा ऑल। 1, 2, 3 तीनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। देखिए क्वेश्चन नंबर 198 दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो प्राकृतिक संसाधन से दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है यह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 199 है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन हो जाएगा श्रम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है। तो यहाँ पे यह घोषणा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, एमएसपी का। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए सरकार जो है इसके तहत कुल 22 फसलों के लिए समर्थन मूल्य एवं गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201। देखिए क्वेश्चन नंबर 201 है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, इसमें से गलत को छांटना है। देखिए निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, जो कि सही है, और वस्तु और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, यह गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 202। देखिए क्वेश्चन नंबर 202 दिया गया है कि कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है। तो साख का औपचारिक स्रोत हो जाएगा सहकारी समितियां। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 203 है कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। तो मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना यह जो है रजत क्रांति कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसमें सबसे पहले दिया गया है रजत क्रांति, जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है भूरी क्रांति या धूसर क्रांति, जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, और एक है श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 205 है, किसी वस्तु का बाजार मांग होता है। तो किसी वस्तु का बाजार मांग जो है यह होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 206। अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहां है जहां एलएसी न्यूनतम है तथा एलएसी बराबर एलएमसी होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 207। देखिए क्वेश्चन नंबर 207 दिया गया है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था। तो उपभोक्ता कानून 1986 अपनाया गया था क्योंकि उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए किया गया था, और उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, साथ ही ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम कम खर्च में निपटारे के लिए उपभोक्ता कानून 1986 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 208 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है। देखिए राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, यह इसका उद्देश्य हो जाएगा। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, यह भी सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, यह जो है इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 210। देखिए 210 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियामक निकाय है। तो यह ट्राई और इरडा दोनों जो है विनियामक निकाय है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, दोनों सही हो जाएगा। ट्राई एवं इरडा जो है दोनों विनियामक निकाय हैं, और ट्राई जो है संचार से तथा इरडा जो है यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है।